cineinc.com। आप सुन रहे हैं पुलिस अदालत और इंसाफ नाम की पॉडकास्ट सीरीज का ये दूसरा हिस्सा। नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय समाज में पुलिस की क्या भूमिका है और वो क्यों आरोपों के घेरे में है। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना कि आज भी भारतीय पुलिस ब्रिटिश राज की मानसिकता के गुलाम है। एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि हिंसा, पक्षपात, भ्रष्टाचार और हाशिए पर खड़े लोगों का दमन भारतीय पुलिस की कार्य प्रणाली का हिस्सा बन गया है। और साथ में ये भी कहा कि पुलिस अमानवीय परिस्थितियों में काम करने पर मजबूर है। दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज पुलिस की दशा और दिशा पर गहरी नजर रखता आया है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज या CSTS के लोक नीति प्रोग्राम के साथ मिलकर सन 2018 से एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नाम है द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुदगल बताते हैं कि एक बड़ी समस्या पुलिस की जांच है। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। कितने ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, कितने ऐसे होते हैं जिसमें डिपार्टमेंटल प्रेशर पड़ता है, कितने ऐसे केसेस होते हैं जिसमें विटनेस भाग जाते हैं, आते ही नहीं है सामने। तो इस सब के लिए अक्सर आवश्यकता होती है कि इसका डेटा आपको पुलिस की फाइलों में नहीं मिलता, तो उसके लिए सर्वे करना पड़ता है। तो कॉमन कॉज सर्वे करता है लगातार। तो हम पुलिस के अधिकारियों से पूछते हैं कि भाई ऐसे कितने केसेस होते हैं जिसमें आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर लगता है। तो हमें बताया 22 राज्यों में हमने हजारों पुलिस अधिकारियों से बात की, खासतौर से वो जो कि हेड कांस्टेबल से लेके और DSP लेवल तक जो डायरेक्टली क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे काम करते हैं, कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बेहद होता है। 65% लोगों ने कहा कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, राजनीतिक प्रेशर होता है। डिपार्टमेंटल प्रेशर भी उतना ही है, 60% लोगों ने कहा कि उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रेशर होता है। तो ये क्या होता है प्रेशर? ये वही है राजनीतिक प्रेशर कि भाई फलां को छोड़ दो, फलां को अंदर कर दो। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम एक चीज देखते हैं कि विक्टिम अनविलिंग टू कोऑपरेट। मतलब अगर विटनेस अनविलिंग हो कि तो बात समझ में आती है कि भाई मैंने एक क्राइम देखा, कचहरी जाना पड़ रहा है तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। लेकिन मैं विक्टिम हूं और मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मैं क्यों ऐसा क्यों करूंगा? मैं खुद ही तो मैंने FIR फाइल की और मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो ये इन्वेस्टिगेशन में लगातार देखा गया है कि विक्टिम डर जाता है, विक्टिम को ये लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा ही नहीं। तो ये एक तो बहुत समय से चलता आ रहा है। और जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है, जब ये चल रहा था तब कोई नहीं बोला। आज एक नई चीज देखने को मिल रही है जो पहले उतनी ज्यादा नहीं थी। पहले क्या था कि एक आदमी जिसने क्राइम किया उसको छुड़वाने के लिए प्रेशर आता है कि भाई इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो वो पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। या ऐसा होता है कि कोई बड़ा कोई दंगा हुआ या कुछ इस तरह की व्यवस्था हुई तो कुछ जगह पे आपने पुलिस नहीं भेजी, देर से भेजी, इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। लेकिन ये घटनाएं होना कि जिसमें जिस आदमी का नाम ही नहीं है, वो वहां था ही नहीं, वो शहर में भी नहीं था, उसको वो किसी पीसफुल एजिटेशन में कहीं उसने पार्टिसिपेट किया, उसको लेके दंगे में शामिल कर देना, झूठे तौर पे फ्रेम करके उनके नाम शामिल करवाना, ये चीज नई हमारे सामने आ रही है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि खाली डेटा से लड़ाई हो सकती है, ये राजनीतिक लड़ाई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि पूरी न्याय व्यवस्था चरमराती हुई नजर आएगी। और उसके लिए मुझे लगता है कोर्ट्स को इसका अच्छा संज्ञान लेना पड़ेगा, इन केसेस को लगातार खारिज करना पड़ेगा और कार्यपालिका को ये बताना पड़ेगा कि क्या वाहियात बात है, किस तरह के केसेस आप लगातार हमारे सामने ला रहे हैं। तो ये कुछ चीजें कानून व्यवस्था से होंगी, कुछ चीजें पुलिस अधिकारियों को भी बोलने की आवश्यकता होगी। उनको कहना पड़ेगा कि भाई देखिए, ये तो कानून व्यवस्था का आधार है कि निरपराध को अगर आप अपराधी बताएंगे तो कानून व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। कानून व्यवस्था में तो ये कहा जाता है कि भाई चाहे भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। और यहां आप निरपराध लोगों को फ्रेम कर करके अपराधी बना रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत समय तक चल नहीं पाएगा। या तो ये नहीं चलेगा या डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। मासूम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाना पुलिस को रोकना होगा, वरना डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। ये थे विपुल मुदगल। जो बात विपुल मुदगल ने कही वही बात हर्ष मंदर कहते हैं, जो फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं
हर्षमंदर ने सन 2019 और 2020 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों के दौरान हुई गिरफ्तारियों और हिंसा के मामलों की जांच भी की है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। मैं सरकार में रहा हूँ, 6 ज़िलों में मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हूँ। मैंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखे, दंगे भी देखे, 1984 में देखा हूँ, 2002 गुजरात में देखा हूँ। लेकिन अब तक ये जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे जो कम्युनल वायलेंस के बहुत बड़े जो मैसेकर्स हुए, उसमें पुलिस की भूमिका में बेसिकली ये रही है कि उन्हें कुछ नहीं किया और जानबूझ के जो भीड़ है उसको, जो दंगाई है उसको दंगा करने का एक जगह छोड़ी है। ये हमने दिल्ली में 84 में सिखों के खिलाफ देखा है, 2002 में गुजरात में भर में देखा है और जगहों में भी देखा है। अब दंगाई को दंगा करने की इजाज़त और इनकरेजमेंट पुलिस नहीं कर रही है, बल्कि पुलिस खुद दंगाई बन गई है, जो मैं उत्तर प्रदेश में देखा हूँ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में जब हम गए हैं, कई घरों में आप घर के अंदर जाएं तो हर चीज़ को तोड़ा गया है। वहाँ का मुजफ्फरनगर में खास करके दिए, फिर मेरे साथी और जगहों में, संभल में भी गए हैं, मेरठ में हम ये देखें हैं कि हर चीज़ तहस नहस, एक एक प्लेट को आपने तोड़ा है, और जो घर का खाना है उसको आपने फैला दिया है। औरतों के हाथों में, सर पे, बच्चों के हाथों में चोटें आई हैं। लेकिन ये सब मैंने पहले देखा है। सिर्फ जो उस मंज़र में जो फ़र्क ये है कि और जगहों में दंगाई ने ये किया, पुलिस ने हमें बचाया नहीं, ये कहानी रहती थी। आज ये कहानी है कि 40 पुलिस वाले घुस के आए और उन्होंने ये किया, 60 पुलिस वाले घुस के आए और उन्होंने ये खुद किया। मैं स्ट्रांगली ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जब सरकार खुद अपने ही नागरिकों के हिस्से को, एक पहचान के लोगों को खिलाफ एक जंग छेड़ दे और अधिकारी उसमें शामिल हों, इतिहास इनको यही पहचानेगा कि दे वर पार्टनर्स इन अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सिने इंक के साथ बात करते हुए पूर्व आईएएस अफसर, जिला अधिकारी और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के डायरेक्टर हर्षमंदर, जो पुलिस की कथित ज्यादतियों के खिलाफ लगातार अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हर्षमंदर के साथ तकरीबन 40 मिनट की बातचीत का एक वीडियो सिने इंक की वेबसाइट पर लगा हुआ है। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। हर्षमंदर अगर कलेक्टर रहे हैं तो विभूति नारायण राय उत्तर प्रदेश में ही सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। देखिए, मैं 2011 में रिटायर हो गया, यानी आज से 9 साल पहले रिटायर हो गया, और तब तक तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बुनियादी परिवर्तन हुए थे। इन 9 सालों में जब मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मतलब अब मैं मेज की दूसरी तरफ बैठा हूँ और अखबारों से पढ़ करके, जो लोग पुलिस के संपर्क में आ रहे हैं उनके अनुभवों को सुन करके, अपने मित्रों से बात करके जो इम्प्रेशन मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुनियादी परिवर्तन हुआ है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सबसे बड़ा राज्य है। पिछले 2, 2.5, 3 सालों में पुलिस को एक संस्था के तौर पे बर्बर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो गाड़ियां पलटती हैं, उसमें सिर्फ अपराधी मरता है, और उनमें बैठे हुए पुलिस कर्मियों को कहा गया है कि उन्हें भी चोट लगी है, लेकिन जाहिर है कि इसको जांचने का कोई हमारे पास औजार नहीं है, जब तक कि फौरन कोई न्यायिक हस्तक्षेप ना हो। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, इसी समय भेज करके कोई अदालत उनका परीक्षण न करा दे, हमारे पास कोई तरीका नहीं है जांचने का कि ये किस हद तक सही है ये दावा। कुछ दिनों पहले कानपुर में आपने देखा, एक अपराधियों का गैंग था जिन्होंने 7-8 पुलिस वालों को मार दिया। जाहिर है कि ये एक बहुत जघन्य चीज थी, और कानून के मुताबिक इसमें जो मैक्सिमम सजा होनी चाहिए तो देनी चाहिए थी, लेकिन वो सजा पुलिस ने खुद ही दे दी। उनमें से बहुत सारे लोगों को मार दिया एक एक करके। उसमें भी एक अपराधी जिसे लेके आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी पलटी और वो मारा गया। तो ये सारी चीजें देखिए, पुलिस, आप 2, 2.5 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि जो आदमी गिरफ्तार हो रहा है उसके पैर में गोली मार दी जा रही है। मतलब ये 100 से ज्यादा मामले इस तरह के आ चुके हैं जिनमें अपराधियों के पैर में गोली मारी जा रही है। यानी आप गिरफ्तार करने के बाद पहले उन्हें दंड भी दे दें, और बहुत से तो मुठभेड़ों में मार दिए गए। तो ये एक पुलिस को अमानवीय और निर्मम और कानून तोड़ने वाली संस्था के रूप में बनाने का जो ये एक प्रयास है, मैं समझता हूँ इससे नुकसान हो रहा है। और पुलिस का चरित्र
बजाय मतलब बेहतर होने के या तो वहीं टिका हुआ है या उससे खराब हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के भूतपूर्व महानिदेशक विभूति नारायण राय पुलिस अदालत और इंसाफ नाम की पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सुन रहे हैं भारतीय पुलिस की मौजूदा सूरत-ए-हाल का विश्लेषण या तज्जिया। क्यों इंडियन पुलिस संगीन इल्जामात के दायरे में है? माया दारूवाला। ब्रिटिश राज जैसे कि कभी गया ही नहीं है वैसे ही हो रहा है, तो पुलिस की विजन की चेंज नहीं है। दूसरी बात है, पुलिस हमेशा कहती आती है, खास करके उनके सीनियर जो अफसरान हैं वो कहते हैं, वरिष्ठ जो अफसरान हैं वो कहते रहते हैं कि भाई हमें तो बांध के रखा हुआ है, हमारी करियर जो है, हमारी पोस्टिंग्स, हमारी ट्रांसफर सब इन्हीं के हाथों में है, तो हम करें क्या। जब आप देश की वर्दी पहने हुए हैं और इसका पूरा अथॉरिटी आपके पास है और इसका लाभ भी अब आप ले रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आपको घर मिल रहा है, आपके पास गाड़ियां हैं, तो आप फिर विक्टिम का दर्जा नहीं ले सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम शोषित हैं। सीनियर अफसर है वो जो इस प्रणाली में कंफर्टेबल नहीं होते तो वो बदलने की कोशिश भी करते। जूनियर अफसरान जो है वो जो ग्राउंड लेवल पे है वो अपना ये अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, मिसाल उनके सामने है, वो क्यों अपना सिर उठाएंगे। आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं देश का, उसके बाद आपके मुंह में कुछ कहने को नहीं रहता जो आप कानून का उल्लंघन करने को तैयार हैं या आंख मीचे बैठे हैं। इसलिए मैं बार बार कहती जाती हूँ कि पुलिस ने अपनी भूमिका समझी नहीं है एक लोकतंत्र में, उनको एक सेवा बनना है। टाटा ट्रस्ट के एडवाइजर और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की एडिटर माया दारूवाला। लेकिन सिर्फ पुलिस पर ही नाइंसाफी का इल्जाम धरना मुनासिब नहीं है। हरीश नारासप्पा। क्रिमिनल केसेस में पुलिस का बहुत बड़ा भूमिका है। क्या है कि जब केसेस कोर्ट में फाइल हो जाता है तब you can't blame only the police or only the judge or only the lawyers. It is a combination. सबका मिला हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में देरी करते हैं, ये सब है, लेकिन उसमें पुलिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि पुलिस ठीक तरह से बहुत स्पीड से चार्जशीट्स नहीं फिल करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में केस प्रोग्रेस नहीं होता। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? In the sense that the criminal investigation department is not properly funded, police are busy with other things, there's not enough people focusing on investigation, और केस फाइल करते हैं वेरियस रीजंस के लिए, फिर उसको फॉरवर्ड लेके जाने में कुछ प्रॉब्लम है। बट वंस द केस इज फाइल्ड इन कोर्ट, then it becomes a collective responsibility. वकील और दक्ष नाम की संस्था के को-फाउंडर हरीश नारासप्पा। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पुलिस, अदालत, वकील और पूरी न्याय व्यवस्था ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए इस सीरीज पुलिस, अदालत और इंसाफ में अगले एपिसोड्स में हम जुडिशरी या न्यायपालिका के रोल की भी जांच करेंगे। फिलहाल हमारा ध्यान है भारत में पुलिस की भूमिका पर, जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और ये आरोप नए नहीं हैं, खासे पुराने हैं। फर्क यह है कि विशेषज्ञों के अनुसार दिन ब दिन पुलिस का चरित्र बद से बदतर हो रहा है। तो इस संबंध में क्या कभी कोई ठोस कदम उठाए गए थे? कॉमन कॉज के विपुल मुदगल। देखिए, कॉमन कॉज की जब स्थापना हुई थी 1980 में, तो उसको अब तो 40 साल हो गए। तो ये प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लेके एक संस्था बनाई गई थी। कई सारे लोग जो पहले सरकारी अधिकारी रहे थे या अच्छी अच्छी पोजीशंस में रहे थे, ऐसे लोग इसमें आके शामिल हुए। तो जो ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, सबसे महत्वपूर्ण केस जो अब तक का है देश में, जो पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर एक लैंडमार्क या एक वाटरशेड केस कहलाता है। उस केस में कॉमन कॉज को पिटिशनर था। तब से कॉमन कॉज का इंटरेस्ट है न्याय प्रणाली के सुधार में और इलेक्शंस के सुधार में और पुलिस के सुधार में। तो हम इस पे लगातार काम करते रहे हैं। अगर किसी देश में कानून और व्यवस्था
लगातार बिगड़ती जा रही है और वो हाथ से निकल जाती है तो उसे फेल्ड स्टेट कहा जाता है कि भाई असफल देश है, देश ही फेल हो गया। लेकिन अगर उसी कानून व्यवस्था के नाम पे वो रिप्रेशन का इस्तेमाल करता है, लगातार दमन करता है लोगों का, तो वो देश पुलिस स्टेट कहलाता है कि ये तो भाई यहाँ की तो पूरी प्रणाली पुलिस चला रही है। तो ये जो संतुलन है, ये समाज में और पर्टिकुलरली एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ये संतुलन बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो ये एक डेमोक्रेसी में आप ये कह सकते हैं एक रस्साकशी हमेशा चलती रहेगी। जो रूलर्स हैं वो कोशिश करते रहेंगे कि पुलिस छोटी मछली को पकड़े, बड़ी मछली को पकड़े ही ना। जिस तरह से वो चुनावों में पैसा खर्च करते हैं, अरबों रुपया चुनाव खर्च करते हैं, और जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों से वो पैसा लिया जाता है, तो उसके बाद उनको लूट करने की इजाजत दी जाती है कंपनियों की। अगर पुलिस अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम सही तरह से करेगी, तो वो सब पकड़े जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि पुलिस का इस्तेमाल सब लोग करना चाहते हैं। कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुद्गल। अब आते हैं पुलिस सुधारों की तरफ। एक बड़ा आरोप यह है कि दिल्ली की केंद्रीय सरकार हो या राज्यों की सरकारें, सभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुलिस का जायज या नाजायज इस्तेमाल करती आई हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर विजय राघवन। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी कि पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि पुलिस जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र्स, अभी पुलिस रिफॉर्म जो पुलिस नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा था कि ट्रांसफ़र्स की जहाँ तक सवाल है तो उसकी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, और एक बार किसी को एक पोस्टिंग दे दी गई तो 3 साल तक उसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए अनलेस देयर आर रीजंस इन राइटिंग। अब ट्रांसफ़र्स को लेके पॉलिटिकल मास्टर्स का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है हर स्टेट में, क्योंकि देयर आर ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स जिसमें कि इनकम का स्कोप ज़्यादा है। तो वो ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स को लेके काफ़ी भाग दौड़ लगी रहती है कि किसको ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स मिले। और इस तरह के चीज़ों को लेके एक राइट अप टू द, अगर कई स्टेट्स में ऐसे भी सिचुएशन है कि इंस्पेक्टर या इवन कांस्टेबल की अगर ट्रांसफ़र कमिश्नर ने कर दिया या एसपी ने कर दिया, तो वो पॉलिटिकल मास्टर्स के पास जाके अपनी पैरवी करवा के कभी कभार उसको रिवर्स भी करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसको बदलना बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक कि एक इसको लेके एक बहुत बड़ा एक पब्लिक मूवमेंट हो जाए तब तक मुझे लगता है कि ये सिस्टम शायद ऐसा ही चलता रहेगा। विजय राघवन। राजनीतिक हस्तक्षेप के अलावा एक बड़ी समस्या है पुलिस के कामकाज पर नजर रखने की। अब ये काम कौन करे, कौन पुलिस डेटा का हिसाब किताब रखे, और असल में इस डेटा को सरकारें कैसे मैनिपुलेट करती हैं, यानी कि कैसे तोड़ मरोड़ करती हैं इसके साथ में, इसी पर विपुल मुद्गल की खास नजर है। देखिए, ऐसा होता है कि आपको जो कॉन्सिक्वेंशियल चीजें हैं जिनका बड़ा प्रभाव डायरेक्टली चीजों पे होता है वो देखेंगे तो आपको क्राइम रेट चाहिए। किसी समाज में क्राइम का जो रेट है, दर है, वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। आप देखना चाहेंगे कि डिस्पोजल ऑफ केसेस जो है वो पुलिस के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो केसेस डिस्पोज हो जाते हैं, उनको समाप्त किया जाता है या एक तरह से न्याय दिलवाया जाता है, तो वो कितना है। फिर आप देखते हैं किन किन केसेस में कितना है, जैसे कि बच्चों के साथ जो अन्याय होता है या केसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसमें कितना डिस्पोजल है, महिलाओं के साथ कितना डिस्पोजल है, SC ST का कितना डिस्पोजल है। इसी तरह से पुलिस की डाइवर्सिटी, कितने रिक्रूटमेंट हुए, कितने नहीं हुए, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह का जो डेटा है वो आपको अपने आप निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए जो सरकारी डेटा है वो उसको अगर समझदारी के साथ देखा जाए तो देखिए एक CCTNS सिस्टम है जिसमें कि क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क का जो एक तरह का एक पूरे देश का एक रीढ़ की हड्डी है डेटा की। तो उसमें क्या है, किसी भी थाने में पूरे देश में अगर कोई भी FIR दर्ज होती है तो वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम के ऊपर आ जाती है, तो हमें पता है कि कौन सा केस किस दिन दर्ज हुआ। इसी तरह से किसी केस का जब डिस्पोजल हो जाता है तो वो CCTNS पे दर्ज हो जाता है। तो उसमें ये कहना कि इसको मतलब सरकारों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया होगा, गलत पेश किया होगा, वो सोचना ठीक नहीं है। उसमें क्या होता है कि अगर आप अच्छी तरह से आकलन करेंगे तो उसी डेटा में आप सेंस ढूंढ लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा क्राइम केरल में और दिल्ली में है और सबसे कम क्राइम बिहार में और उत्तर प्रदेश में है। क्या ये बात सही है?
लेकिन क्या है कि चूंकि केरल में लोग पुलिस के साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार है, तो उतने डरे हुए नहीं है, तो रिपोर्टें ज्यादा दर्ज होती हैं वहां। दिल्ली में भी लोग चूंकि सजग हैं और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राजधानी है, तो ज्यादा रिपोर्टें दर्ज होती हैं। उत्तर प्रदेश में लोग थाने में जाने में ही डरते हैं, तो रिपोर्टें कम होती हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार कम क्राइम वाले हो गए और केरल और दिल्ली ज्यादा क्राइम वाले हो गए। लेकिन इसी डेटा को अगर आप एक फिल्टर लगा के देखते हैं और आप ये देखते हैं कि नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स पर 100 क्राइम्स रिपोर्टेड, यानी कि जो भी 1000 क्राइम या 100 क्राइम में सीरियस क्राइम कितने हैं, उसमें किडनैपिंग कितनी है, मर्डर कितने हैं, रेप कितने हैं, तो आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज्यादा है, 100 में 10 हैं, और केरल में और दिल्ली में 1000 में 10 भी नहीं है। तो अचानक वही डेटा आपके साथ में अलग भाषा बोलने लगता है। डेटा को समझने की समझदारी भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक बात साफ कर दूं, कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि नहीं होता, जिसमें जानबूझ के तोड़ मरोड़ की जाती है, जैसे कि कस्टोडियल डेथ का डेटा। तो वो डेटा हमें पता है कि वो हम पुलिस से नहीं लेते, उनका हम नहीं मानते। या टॉर्चर कितने लोगों को किया गया, हमें पता है कि वो उनको दर्ज ही नहीं करते। जो कस्टडी में मौत हो जाती है उसको दिखाते हैं हार्ट अटैक हो गया, तो वो डेटा हम नहीं छूते। लेकिन कितने केस दर्ज हुए, कितने केसेस का डिस्पोजल हुआ, कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी महिलाओं का नियुक्ति हुई, और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कितनी मोटरसाइकिल है, कितनी कार है, इस तरह की चीजें तो आप ले सकते हैं सरकारी आंकड़े। कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुदगल, पुलिस अगर बरसों से आम आदमी की उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही है, तो उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि पुलिस में कमजोर तबकों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। पुलिस वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं और जिनको पुलिस में होना चाहिए वो ना के बराबर हैं। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट की रिसर्चर राधिका झा। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस की वैकेंसी वैसे भी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से एक राज्य छोड़ के हर एक राज्य में पुलिस में जितने पद हैं वो सारे भरे नहीं गए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ओवरऑल वैकेंसी भी पुलिस में ज्यादा है। लेकिन अगर जो है पुलिस में फिलहाल भर्ती, उसकी डाइवर्सिटी अगर हम देखें, जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी हैं, जो कि संवैधानिक तौर पर उनको आरक्षण दिया गया है, उनकी वैकेंसी आम वैकेंसी से काफी ज्यादा है। ये हमने ऑलमोस्ट लगभग हर एक राज्य में ये देखा है, ये ट्रेंड। तो अगर मान लीजिए यूपी में 63% वैकेंसी है पूरे पुलिस के फोर्स में, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट, जो एससी, एसटी और ओबीसी वैकेंसी है, वो 63% से भी ज्यादा है। एक तो पहली बात ये है कि ये समुदाय काफी कम है, और जो सवर्ण लोग हैं वो पुलिस में ज्यादा भर्ती हैं। हमने कई जगह पे एक तरह का पॉपुलर ओपिनियन बन गया था इस बारे में कि पुलिस में बहुत ज्यादा ओबीसी है, खासकर कि यूपी और बिहार की पुलिस में। लेकिन जब हम सरकारी डेटा को ही देखते हैं, तो इन समुदायों के भी जो पद हैं वो बहुत से पद खाली हैं इन दोनों राज्यों के अंदर भी। तो ये काफी हद तक ये एक फॉल्स नोशन है जिसको फैलाया जा रहा है। या दूसरी बात है कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जैसे मुसलमान या औरतें, जिनके बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक आरक्षण नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर डाइवर्सिटी हो तो इन सारे समुदायों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। औरतों के बारे में मैंने आपको बताया कि 7% औरतें हैं पुलिस में आज की डेट में। सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में है तो तमिलनाडु में 12% या चंडीगढ़ में करीब 15%, कुछ इसी तरह का है। कहीं पर भी 33%, जो उन्होंने अपने लिए खुद के लिए बेंचमार्क बनाया है, वहां तक औरतें नहीं पहुंच पाई हैं। और मुस्लिम लोगों के लिए तो सरकार डेटा रिलीज ही नहीं करती। 2013 तक एनसीआरबी, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो है, वो ये डेटा देती थी कि पुलिस में कितने मुसलमान हैं, और उसमें हमने देखा कि ज्यादातर राज्यों में मुसलमान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है पुलिस में। लेकिन 2013 के बाद हमारे पास इसके ऊपर कोई डेटा ही नहीं है। तो धर्म का डाइवर्सिटी हमको सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल भी नहीं पता चलता। एक और बात इसमें ये है कि जितने भी एससी, एसटी और ओबीसी या महिलाएं हैं पुलिस में फिलहाल, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर वो लोअर लेवल रैंक्स पर है, सबऑर्डिनेट रैंक्स पर है।
और ऑफिसर लेवल रैंक पर उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जाता है। ये सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं है, यही चीज हमने जुडिशरी में भी देखी है, लीगल एड में भी देखी है, जहां पर भी महिलाएं या कोई वंचित समुदाय के लोग हैं, वो अगर हैं भी तो पहली बात वो जितने होने चाहिए उससे काफी कम है, और जो हैं वो नीचे जो सबऑर्डिनेट लेवल्स के रैंक्स हैं उसमें ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। ऑफिसर या जो डिसीजन मेकिंग रैंक्स हैं उसमें बहुत कम पाए जाते हैं। राधिका झा, जिन्होंने पुलिस वैकेंसीज और डाइवर्सिटी की कमी की तरफ इशारा किया, और इसी का असर पुलिस के रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ता है। प्रोफेसर विजय राघवन, Our police force is highly overworked and heavily understaffed. Even today, if you look at the police, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो वैकेंसीज को आप देखेंगे तो जो स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट जो कॉमन कॉज निकालती है और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में जो निकला है कि रफली अबाउट 30% वैकेंसीज हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, सेम विथ प्रिजन्स एंड अदर विंग्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जब इतने हैवी वैकेंसीज होंगे और इतना हैवी वर्कलोड है, पर्टिकुलरली अगर आप अभी कोविड के सिचुएशन को देख लें तो पुलिस के ऊपर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इतने सारा उनके ऊपर काम थोपा गया है, और मतलब उनको मतलब विदाउट एनी ब्रेक छुट्टियां नहीं मिलती उनको, कोई फेस्टिवल वो अपने फैमिली के साथ बिता नहीं पाते, और उस सिचुएशन में अगर उनके बेसिक सैलरी और वर्किंग कंडीशंस को डिसेंट नहीं किया तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यू विल हैव अ पुलिस फोर्स जिसमें कि एट्रोसिटीज़ भी होंगे और मिसबिहेवियर भी होगा, क्योंकि जो उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बाहर ऐसे लोगों पे निकलेगा जो पावरलेस हैं। सिमिलरली ट्रेनिंग को लेके बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस थे, किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितने रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ये होता है IPS ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो लोअर लेवल्स पे है, जो उनका इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद शायद ही उनको बाद में कभी ट्रेनिंग में भेजा जाता है, और अगर भेजा भी जाता है तो इरेगुलर इंटरवल्स है। तो ट्रेनिंग के ना होने की वजह से भी एक माइंड फ्रेश होना, नए नॉलेज को गेन कर पाना, ये सब उनके लिए बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। तो दे आर लेफ्ट टू देमसेल्व्स, लोकल लेवल पे कैसे भी करके मैनेज करो और प्रॉब्लम खड़ा नहीं होना चाहिए बस, और अगर कुछ बड़ा इंसिडेंट हो गया तो सबसे पहले उन्हीं को सस्पेंड किया जाएगा, उन्हीं की नौकरी चली जाएगी, और जो टॉप लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे आंच नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पॉलिटिकल मास्टर्स को ये सूट करता है, क्योंकि जब पुलिस डिपार्टमेंट स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वो मैनिपुलेट, थोड़ा बहुत या थोड़ा ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं सिचुएशन। प्रोफेसर विजय राघवन, इसमें दो राय नहीं है कि पुलिस के पास रिसोर्सेज या संसाधनों की भारी कमी है, जिसकी वजह से पुलिस अपनी पूरी कैपेसिटी या क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। जैसे स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 कहती है कि पुलिस वालों की शिफ्ट 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिसकर्मी को छुट्टी आसानी से नहीं मिलती। ज्यादातर पुलिस वाले 9 से लेकर 12 घंटे तक काम करते हैं। 20% पुलिस वाले 13 से 16 घंटे काम करते हैं। 24% कर्मचारी 16 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करते हैं, और नतीजे में पुलिस में मानसिक तनाव है। 43% का कहना है कि मेरी ड्यूटी का मेरी दिमागी सेहत या मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। ये पुलिस रिपोर्ट बताती है कि 12% पुलिस वालों के अनुसार पुलिस थानों पर पीने का पानी नहीं है। 46% का कहना है कि ड्यूटी के लिए सरकारी गाड़ी नहीं मिलती। बहुत से पुलिसकर्मियों ने शिकायत की कि कंप्यूटर और वायरलेस की कमी तो है ही, लेकिन 42% पुलिस वालों का कहना था कि पुलिस स्टेशंस पर फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो अब आप सोचिए कि 21वीं सदी में साइबर क्राइम की दुनिया में भारतीय पुलिस कैसे बेहतर काम कर सकती है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि पुलिस को बेहतर सुविधाएं और संसाधन अगर मिल जाएं तो पुलिस फोर्स वाकई सुधर जाएगा, और जो इल्जाम पुलिस पर अब तक लगते आए हैं वो सब बेबुनियाद हो जाएंगे? यूपी पुलिस के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल विभूति नारायण राय इससे सहमत नहीं। देखिए, जिस तरह का जो एक कन्वेंशनल समझ हमारी है, ट्रेडिशनल समझ पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के है, या कई बार उसको पुलिस मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं, तो मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है उससे। मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब चाहे वो पॉलिटिशियन हो या पुलिस लीडरशिप हो, जब वो मॉडर्नाइजेशन की बात करती है
तो वो ये चाहती है कि पुलिस को ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट्स दे दिए जाए, पुलिस को ज़्यादा अच्छे हथियार दे दिए जाए, पुलिस का ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव कर दिया जाए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ज़्यादा मिल जाए, लॉ में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए जो पुलिस को मदद करें। ये एक आम तरह से, या जब सरकार के लेवल पर ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात होती है तो पुलिस कर्मियों के लिए बहुत बड़े पैमाने मकान बनाने की बात हो जाती है, पुलिस स्टेशन को ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ बनाने की बात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरा थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का कोई भी रिफॉर्म या मॉडर्नाइजेशन पुलिस इंस्टीट्यूशन में तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन ना किए जाए। अब ये बुनियादी परिवर्तन क्या हो सकते हैं, जिनकी तरफ अभी विभूति नारायण राय ने इशारा किया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर विजय राघवन। एक तो पहला तो हमारे देश में जो ये, मैं जिसे मानता हूँ कि ये जो ड्यूअल सिस्टम है कि एक एंट्री लेवल पे एक है कि कांस्टेबल के लेवल पे एक एंट्री होता है, एक एंट्री होता है सब इंस्पेक्टर लेवल पे, एक एंट्री होता है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल पे, और एक आईपीएस है। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो एक स्टेट पुलिस है और एक इंडियन पुलिस सर्विस है। ये जो सिस्टम है ये कॉलोनियल मास्टर्स ने खड़ा किया था क्योंकि उनको लोकल इंडियन पुलिसिंग पे भरोसा नहीं था। लेकिन आज के जो सिचुएशन है उसमें अगर आप इंग्लैंड में ही देख लें तो जो आपका जो पुलिस कमिश्नर होता है वो कांस्टेबल के रैंक से शुरू होता है उसका, तो चीफ कांस्टेबल ही है वो जो पुलिस कमिश्नर है। इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप एज अ कांस्टेबल ज्वाइन करते हो पुलिस फोर्स में, यू हैव टू एट द मोस्ट आप रिटायर करोगे एज ए शायद एज अ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, और वो भी अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट आपका करियर रहा हो। ज़्यादा करके आप शायद एक इंस्पेक्टर के रैंक पे ही आप शायद रिटायर कर जाओगे। इसी तरीके से अगर आप एक सब इंस्पेक्टर करके अगर आपने ज्वाइन किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही अच्छे आप ऑफिसर हो, शायद आप डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तक ही आप पहुंच पाओगे। तो ये जो एक कास्ट सिस्टम बन गया है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इससे जो स्टेट पुलिस में जो बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको पता है कि वो सीनियर लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा मैं कहूँगा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है, और सैलरीज एंड वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि जिस बुरे हालत में हमारे पुलिस कॉन्स्टेबलरी पर्टिकुलरली जो विच कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 60% ऑफ और 70% ऑफ द पुलिस फोर्स, जब उनके कंडीशंस को अब अगर आप इम्प्रूव कर पाएंगे both in terms of salaries, working hours, housing and other facilities, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि वो हमें अच्छे सर्विस दें। प्रोफेसर विजय राघवन, पुलिस की तब बड़ी आलोचना होती है जब कहीं दंगे फसाद होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, और पुलिस आमतौर पर यह देखा गया है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर चलती है। विपुल मुदगल इस दिशा में बड़ा सुधार चाहते हैं। 1984 में जो दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे, खासतौर से सिखों के ऊपर अटैक्स हुए पूरे देश में और हजारों लोग उसमें मारे गए, उसमें राजनीतिज्ञों की खुलेआम हिस्सेदारी थी। उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया, लेकिन उन लोगों को बचाया गया लगातार। वो एक ऐसा समय था कि जब सब राज्यों में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी नहीं थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी उतने मजबूत नहीं थे, उन सब की स्थापना भी बाद में हुई है। तो ये उसके बाद अगर 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए तो उसमें कम से कम कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए था। तो अगर जो बहुत बड़ी घटनाएं हैं उनका अनदेखा होता है और उन घटनाओं में जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिलती, तो एक संदेश जाता है कि भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा। करप्शन पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो भी अगर पूरे देश में अगर अकाउंटेबिलिटी के हम सिस्टम नहीं लाएंगे तो पुलिस में अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बनेगी। बस इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक जो बड़ा परिवर्तन आया वो न्यायपालिका के थ्रू आया, और जिसे हम कहते हैं प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 का, उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया। उसमें पहली बार कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि ये जो राजनीतिज्ञ हैं ये ट्रांसफर को और प्रमोशन को और पोस्टिंग को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ये इनके हाथ से ले लिया जाए।
तो इसमें जैसा मैं पहले भी कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा फियर ऑफ गॉड रहे, तो इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी इसमें लाते हैं, जजेस को भी उसमें लाया जाता है और कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लाया जाए। तो ये जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने की, जिसमें जजेस और इंडिपेंडेंट मेंबर्स हों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाने की, या मिनिमम टेन्योर जो आईजीपी का और डीजीपी का और थानेदार का और एसपी का मिनिमम टेन्योर जो है वो 2 साल का होगा। और इसी तरह जो नियुक्ति जिसे चाहा डीजीपी बना दिया। आपने देखा बहुत जूनियर इतने लोगों को वो करते हुए, सुपरसीड करते हुए, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को बनाया जो करप्ट भी है और खुलेआम दमन जैसी चीजें करता है, उसको डीजीपी आपने बना दिया। तो उसकी भी एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी और उसमें उन्होंने कहा कि 3 या 5 नाम जो है वो ऐसे अधिकारियों के जाएंगे जिनके खिलाफ इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं है, और उन 3 नामों में से एक नाम का चयन ये समिति करेगी जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जजेस भी होंगे, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ। इसके अलावा इसमें जो एक बड़ी चीज दी गई थी वो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी दी गई थी। हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, जिसमें कि जो नीचे से लेके कांस्टेबल से लेके डीएसपी तक के जितने भी केसेस हैं वो उसका निपटारा वहां पे करेगी, और उसकी भी संरचना इसी प्रकार की होगी कि उसमें जजेस भी होंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, सिविल सोसाइटी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम था जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। उसके बाद राज्यों को इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, तो राज्यों ने ना नकूर करते करते उस पर कुछ कागजी कार्रवाई ऐसी की है कि वो लेटर ऑन स्पिरिट में उसको पूरी तरह से उसके साथ न्याय नहीं करते। कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुद्गल, आपने अब तक इस प्रोग्राम में इतने लोगों को सुना और सबका एक ही कहना था कि भारत में पुलिस व्यवस्था में जबरदस्त सुधारों की जरूरत है। तो क्या आप मानकर चलें कि पुलिस रिफॉर्म्स का वक्त आ गया है? पुलिस रिफॉर्म्स आते हैं जब सबकी इंटेंशन होती है, और ये इंटेंशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप इमीडिएट की बात करते हैं, अच्छा होता जो कानून बन सकता था जहां की एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनता, पुलिस की एक नीति बनाती, पॉलिसी बनाती, जवाबदारी देखती, बजट अनुसार उनको कार्य बनाती, पैसे, रिसोर्सेज, मैन पावर देते हुए, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्मेंस देखती। टाटा ट्रस्ट की एडवाइजर माया दारूवाला, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की चीफ एडिटर भी हैं। पुलिस, अदालत और इंसाफ के अगले यानी कि तीसरे एपिसोड में हम जुडिशरी की बात करेंगे, जहां हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक हालत बहुत ही गंभीर है। आप हमें अपनी राय लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है post@cineinc.com। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineInc.com।